तो चुनाव की बात कर लेते हैं, क्योंकि चुनाव के खत्म होने के दूसरे दिन से ही छत्तीसगढ़ के नेताओं ने दूसरे राज्यों में मोर्चा संभाल लिया है। अन्य राज्यों में अपनी एड़ी चोटी की जोर लगा रहे हैं। ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़ से सटे होने के कारण इन राज्यों में छत्तीसगढ़ की अच्छी पैठ मानी जाती है और यहां भाजपा नेता छत्तीसगढ़ मॉडल को लेकर लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो इसी वजह से छत्तीसगढ़ के नेताओं का सबसे ज्यादा दौरा इन्हीं राज्यों में दिखाई दे रहा है। तो वहीं कांग्रेस उत्तर प्रदेश, हरियाणा जैसे राज्यों में फोकस कर रही है। तो उत्तर प्रदेश के रायबरेली से राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहीं इंडिया अलायंस भी जीतने के लिए दूसरे राज्यों में प्रचार प्रसार कर रही है। तो आप ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। एक तरफ भूपेश बघेल हैं जो चुनाव प्रचार में जुड़े हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ विष्णुदेव साय, वो भी लगातार ओडिशा का दौरा कर रहे हैं। चाहे किसी भी प्रदेश का कार्यकर्ता हो या पदाधिकारी हो, एक कार्यकर्ता के तौर पे ही काम करता है। छत्तीसगढ़ का हमारा चुनाव संपन्न हुआ तो छत्तीसगढ़ के जो वरिष्ठ कार्यकर्तागण हैं, पार्टी को जिताने के लिए और देश में सुशासन, देश को कैसे समृद्धशाली बना सके, उसके लिए मोदी की गारंटी जरूरी है। एक एक सीट लोकसभा की वहां जीतने की पूरा योजना बना करके हम सब कार्यकर्ता जुटे हैं और इस निमित्त से हम सब काम कर रहे हैं। तो इस खबर पर मेरे सहयोगी रोहित मिश्रा मेरे साथ जुड़ चुके हैं। रोहित, एक के बाद एक बीजेपी के बड़े नेता, चाहे मध्य प्रदेश हो या फिर छत्तीसगढ़, दोनों ही राज्यों के बड़े नेता उड़ीसा, हरियाणा, यूपी, हर जगह दौरे कर रहे हैं। तो क्या समझा जाए, बीजेपी एक भी मौका नहीं छोड़ना चाहती इस बार लोकसभा चुनाव में? बिल्कुल, देखिए, एक भी मौका नहीं छोड़ना चाहती और ये भी नहीं चाहती है कि किसी राज्य में भारतीय जनता पार्टी को हार मिले। इसीलिए छत्तीसगढ़ में चुनाव संपन्न होने के अगले दिन ही यहाँ के तमाम नेता दूसरे राज्यों के दौरा करने के लिए पहुंच गए और सबसे ज्यादा जमावड़ा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का उड़ीसा और झारखंड में दिखाई दे रहा है। और उड़ीसा और झारखंड छत्तीसगढ़ से लगा हुआ है। बस्तर के आगे जाएंगे तो आपको उड़ीसा मिलेगा और झारखंड मिलेगा। और यहाँ के जो नेताओं की पैठ है इन राज्यों में भी मानी जाती है। यही सीमावर्ती जो तमाम क्षेत्र हैं वहां पर लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेता जो है वो प्रचार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री खुद झारखंड में प्रचार कर रहे हैं, उड़ीसा में लगातार प्रचार कर रहे हैं, कल भी प्रचार के लिए रवाना होंगे। दोनों ही उप मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम उड़ीसा पर जमे हुए हैं, उड़ीसा में वो लगातार प्रचार कर रहे हैं। इसके अलावा जो संगठन के प्रदेश अध्यक्ष है, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष है किरण सिंहदेव, वो झारखंड में प्रचार कर रहे हैं। इसके अलावा कैबिनेट मंत्रियों को दोनों राज्यों में बांट दिया गया है, दोनों ही राज्यों में अलग अलग कैबिनेट मंत्री प्रचार कर रहे हैं। इसके अलावा कांग्रेसी नेताओं का भी जमावड़ा उत्तर प्रदेश और हरियाणा में दिखाई दे रहा है। उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी जहां चुनाव लड़ रहे हैं वहां पे 7 से ज्यादा विधायक भूपेश बघेल के साथ डटे हैं। इसके अलावा हरियाणा पर भी कई पूर्व मंत्री विधायक जो है वो डटे हुए हैं। बिल्कुल रोहित, तो चाहे बीजेपी हो या फिर कांग्रेस, दोनों ही मौके नहीं छोड़ना चाहती और इसीलिए भूपेश बघेल या फिर विष्णुदेव साय, मोहन यादव लगातार दूसरे राज्यों का दौरा कर रहे हैं। हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए रोहित, आपका शुक्रिया। तो केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की मां राजमाता माधवी राजे सिंधिया का 70 साल की उम्र में निधन हो गया है। उनका पिछले 3 महीनों से दिल्ली एम्स में इलाज चल रहा था। राजमाता माधवी राजे मूलतः नेपाल की रहने वाली थी। वे नेपाल राजघराने से संबंध रखती थी। उनके दादा युद्ध शमशेर बहादुर नेपाल के प्रधानमंत्री थे, राणा वंश के मुखिया भी रहे थे। तो 1966 में माधवराव सिंधिया के साथ उनका विवाह हुआ था और 2020 में जब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस छोड़कर भाजपा में जाने का निर्णय लिया था तो उस समय पूरा परिवार उनके साथ था। तो बेटा और पत्नी तो उनके फैसले में साथ थे ही, पर सबसे ज्यादा सपोर्ट उनकी मां माधवी राजे सिंधिया ने किया था। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस में पिता की विरासत छोड़कर जाने में संकोच कर रहे थे, लेकिन माधवी राजे ने मार्गदर्शक बनकर उनको राह दिखाई थी। और इसके बाद से ही ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इतना बड़ा फैसला लेकर अपनी दादी विजया राधे सिंधिया की तरह एक बड़ा कदम उठाया। तो आज ये सुबह से ही विस्तार न्यूज आपको ये खबर दिखा रहा है, क्योंकि राजमाता माधवी राजे सिंधिया का आज निधन हो गया है और पिछले कई दिनों से वो बीमार थी, एम्स में भर्ती थी और आज उनका निधन हो गया।
तो आज खुद डॉक्टर मोहन यादव ने ट्वीट कर उनके निधन पर दुख जताया और आप देख सकते हैं डॉक्टर मोहन यादव ने ट्वीट किया है, उनकी फोटो भी साथ में शेयर की है। तो अगली खबर रायपुर की, जहां के महापौर ने एक दावा करके पूरे प्रदेश की सियासत को गरमा दिया है। बता दें कि रायपुर के महापौर हैं एजाज डेबर, जिन्होंने रायपुर की समस्याओं पर पीएम मोदी के लिए दावा ठोक दिया। उन्होंने कहा कि पीएम को भी बैठा देंगे तो भी वार्डों की समस्या बराबर रहेगी, तो पानी, साफ सफाई और लाइट की समस्या लगातार रहेगी। और आगे ये तक कह दिया कि नगर निगम में समस्या खत्म हो जाएगी तो डिपार्टमेंट भी खत्म हो जाएंगे। क्या कुछ उन्होंने कहा है, सुनिए। दावे से मैं बोल सकता हूं कि ये और नगर निगम में अगर समस्या खत्म हो गई तो फिर नगर निगम ही, ये डिपार्टमेंट ही खत्म हो जाएगा। वार्डों में जो समस्या है वो मतलब मेरे ख्याल से अगर हम लोग यहाँ पर पीएम साहब को ही बैठा देंगे ना तो भी ये परेशानी रहेगी, क्योंकि देखिए ये अनवरत है। आपको एक बात को मानना पड़ेगा कि पानी, साफ सफाई, लाइट, ये समस्या अनवरत रहेगी, इसको कोई खत्म नहीं कर सकता। तो सुना आपने एजाज डेबर ने क्या कहा। महापौर के इस दावे के बाद से ही बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया और एक एक करके एजाज डेबर पर हमलावर हो गए। डिप्टी सीएम अरुण साहब ने महापौर से इस्तीफा ही मांग लिया। उन्होंने एजाज डेबर के इस दावे को निंदनीय बताया है। क्या कुछ कहा है, सुनिए। रायपुर के एक निर्वाचित महापौर का ये बयान ये बताता है कि 5 साल रायपुर की जनता का किस प्रकार से उन्होंने अन्याय किया होगा और इस प्रकार से एक निर्वाचित जनप्रतिनिधि का बयान दुर्भाग्यजनक है और जब वो कर नहीं सकते तो उन्हें उस पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है, उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। तो वहीं कैबिनेट मंत्री रामविचार नेताम ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। तो चलिए सुनते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा है। अब उनके बारे में क्या बोलना, बहुत सारे लोगों ने बोल चुका है। अब उनका जाते जवाते का टाइम है, चला चली के बेला है, तो अच्छे से निपट जाए तो अच्छे। तो वहीं छत्तीसगढ़ प्रदेश में लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद प्रदेश के मुखिया विष्णुदेव साय पड़ोसी राज्य झारखंड, ओडिशा में धुआंधार प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ उनकी पत्नी श्रीमती कौशल्या साय भी पड़ोसी राज्यों में बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाते हुए नजर आ रही हैं। तो सीएम मैडम कौशल्या साय ने ओडिशा के सुंदरगढ़ लोकसभा क्षेत्र के जासोमुरा, बनडेगा, सागजोरा के साथ कई अन्य गांवों का दौरा किया, जहां ग्रामीणों ने ओडिशा के परंपरागत संस्कृति से उनका स्वागत किया है। श्रीमती साय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपलब्धियां गिनाते हुए बीजेपी के पक्ष में मतदान करने की अपील की। तो कौशल्या साय एक के बाद एक आप देख सकते हैं कि ओडिशा पहुंचकर चुनाव प्रचार कर रही हैं। सिर्फ विष्णुदेव साय ही नहीं, कौशल्या साय भी चाहती हैं कि इस बार बीजेपी अच्छे मतदान से, अच्छे वोट प्रतिशत से इस बार जीते और इसीलिए वो भी ओडिशा का दौरा कर रही हैं। तो अगली खबर मुंगेली से है, जहां पर पीडीएस का राशन नहीं मिलने से ग्रामीण परेशान हैं और अपनी परेशानी को लेकर सैकड़ों की संख्या में ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। बताया जा रहा है कि सोसाइटी संचालक ने ग्रामीणों को पीडीएस का राशन नहीं बांटा, जिसके चलते ग्रामीणों ने एसडीएम निष्ठा पांडे को ज्ञापन सौंपकर राशन बंटवाने की मांग की है। तो साथ ही वितरण प्रणाली में संचालक के ऊपर कार्रवाई की मांग भी की गई। उसको 1 माह का चावल दिया गया है और 1 माह का चावल नहीं दिया गया है। हम बार बार 1 हफ्ते से वहाँ जा रहे हैं सूरजपुरा और वो बोलता है कि चावल नहीं है। चावल नहीं तो मैं क्या करूँ, मैं कहाँ से ला कर दूँ। आप जहाँ भी जाना चाहते हो वहाँ भी जा सकते हो, कलेक्टर के पास जाना चाहते हो तो जाओ, जहाँ भी शिकायत करना है वहाँ जाकर कर सकते हो। हम यही परेशानी लेकर आए थे अभी कलेक्टर साहब के पास और हमको अपर कलेक्टर के पास, और हमको पावती दिया गया कि आपको आधा घंटा में फूड इंस्पेक्टर लोरमी विभाग से आने वाला है आपके ग्राम में, आप जाकर अपना वहाँ जो कुछ भी है उसको समस्या को समाधान कर दिया जाएगा, ऐसे कहकर बोला गया है।
तो एसडीएम निष्ठा पांडे ने भी ग्रामीणों की तकलीफ को समझा और फूड इंस्पेक्टर को सूचना देने की बात कही है और कहा है कि राशन वितरण केंद्र पहुंचकर जांच की जाएगी और अनियमितता पाए जाने पर उचित कार्रवाई की जाएगी। क्या कुछ कहा निष्ठा पांडे ने, सुनिए। ग्राम पंचायत सोजापुर की उचित मूल्य की दुकान के संचालक के संबंध में कुछ ग्रामवासी उपस्थित हुए थे। उनके द्वारा शिकायत की गई है कि राशन का वितरण प्रॉपर नहीं हो रहा है। इस संबंध में फूड ऑफिसर को जांच के लिए दिया गया है। जो भी उचित कार्रवाई होगी वो की जाएगी धीमान। तो दीपक जोशी ने विस्तार न्यूज से खास बातचीत की, कई खुलासे भी किए हैं और बहुत सी बातें विस्तार न्यूज को बताई हैं। तो चलिए सुनते हैं कि आखिर विस्तार न्यूज पर अपने एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में दीपक जोशी ने क्या कुछ कहा है। मध्य प्रदेश की राजनीति में दीपक जोशी जाना पहचाना नाम है। वो भाजपा में रहे और भाजपा का दामन छोड़ के फिर कांग्रेस में आए। सर, बीच में बिल्कुल लगा कि आप आ ही गए हैं भाजपा में और एक दिन तो बिल्कुल ज्वाइनिंग होने वाली है, तैयारियां शुरू हो गई थी भाजपा के में। आखिर हुआ क्या, क्यों फिर वो जो है टल गया, आखिर किन कारणों से टला? मैं भाजपा में दोबारा जाने की मेरी तो स्वयं की कोई इच्छा नहीं थी। मैं ना उस चीज़ को लेके जा रहा था, लेकिन कुछ लोगों की समझाइश थी कि आपको वापस भाजपा में आ जाना चाहिए। और उनका कहना था, मूल कारण जो था सबका कहना था कि आपका शिवराज सिंह चौहान जैसे डिफरेंसेस थे, उनको पार्टी ने हटा दिया। तो आपकी बात मान ली, तो क्यों ना आप पार्टी में वापस आ जाए। मैंने कहा ठीक है, अगर आप पहल करते हो तो मैं पार्टी में आ जाऊँगा। उन्होंने पहल करी, पार्टी से खबर भी आई कि आपको 11 मार्च को कि आपको पार्टी में आना है। तो मैंने कहा ठीक है, मैं पार्टी ज्वाइन कर लूँगा। लेकिन थोड़ी देर बाद खबर आती कि अभी आप रुक जाएं। रुकने के बाद फिर खबर आती है कि आपको 2 लोगों के पास जाके बात करना पड़ेगी। तो मैंने कहा ठीक है, बात कर लूँगा। बात करने के साथ साथ ये हिदायत दी गई कि उनके घर जाना, तो मैं ठीक घर चला जाऊँगा। घर जाने के बाद मुझे खबर आई कि आपको उनसे माफ़ी मांगना पड़ेगी। तो मैंने कहा भाई मैं माफ़ी क्यों मांगूँ, मैंने कोई गलती नहीं की। मैं कार्यकर्ताओं से माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ, पार्टी के अध्यक्ष से माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ। जिला अध्यक्ष हो सकता है, आपका प्रदेश अध्यक्ष हो सकता है, आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकता है, कि भाई अध्यक्ष हमारा पार्टी का सब कुछ होता है, तो हम उसको मानने के लिए तैयार हूँ। लेकिन आपको कि 2 व्यक्तियों से मैं माफ़ी मांग लूँ, तो मैं कतई तैयार नहीं हूँ। मैं अब जहाँ हूँ वहीं रहूँगा। और उसी समय मैंने कांग्रेस के कार्यालय गया और मैंने कहा मुझे जो भी काम देना आप दीजिए, छोटा मोटा जैसा भी काम देना मैं काम करूँगा। और उस काम में मैं लग गया। तो आपने सुना दीपक जोशी जी को, बहुत साफगोई से वो अपनी बात रखते हैं। साथ ही वो ये भी बताते हैं कि किसी भी संगठन में, अपने संगठन में भी जो बुराई है उसको भी उजागर करते हैं। भाजपा जो कि उनका पूर्व संगठन है, उसमें जो बुराइयां हैं उनको भी उजागर किया। लेकिन वो साफ कहते हैं कि जो पार्टी जनता की सुनेगी वही आगे राज करेगी। फिलहाल यहीं विराम लेते हैं। श्याम सिंह तोमर, विस्तार न्यूज़ के लिए, कैमरा पर्सन नागेंद्र के साथ। तो भोपाल से एक खबर सामने आ रही है जहां पर मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल में फेरबदल होगा। तो वरिष्ठ नेताओं को मिल सकती है मंत्रिमंडल में जगह। तो केंद्रीय मंत्री अमित शाह के वोट फॉर्मूले में 15 मंत्री पास हुए, तो वहीं मध्य प्रदेश के 30 मंत्रियों में से 9 खरे नहीं उतरे हैं, तो 6 बाउंड्री लाइन पर हैं और 50 विधायकों के यहां ज्यादा मतदान है। तो परफॉर्मेंस के आधार पर कुछ मंत्रियों की हो सकती है छुट्टी। तो निगम मंडलों में कई नेताओं को एडजस्ट किया जाएगा। तो आपको बता दें कि कांग्रेस से बीजेपी में आए कद्दावर नेताओं को भी जगह मिल सकती है और इसीलिए मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल में एक बड़ा फेरबदल हो सकता है। तो बिलासपुर के सिम्स में एक बड़ा मामला सामने आया है जहां पर कॉपर वायर चोरी होने पर अस्पताल प्रबंधन के कान खड़े हो गए। मामले पर कलेक्टर ने अस्पताल की सुरक्षा एजेंसी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने का निर्देश दिया। तो आपको बता दें कि अस्पताल प्रबंधन लगातार इसकी शिकायतें कर रहा था और जिसके कारण मरीजों को कई तरीके से तकलीफ हो रही थी। मंगलवार को कलेक्टर सिम्स पहुंचे और उन्होंने हालात देखकर सुरक्षा एजेंसी के खिलाफ मामला दर्ज करने का निर्देश दिया है। तो राजधानी रायपुर में नशा तस्करों के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई लगातार बढ़ती जा रही है। तो वहीं तस्कर भी तस्करी में नए नए रास्ते खोज रहे हैं। नशीले सामग्रियों की तस्करी का आसान जरिया बन चुका है रेलवे और तस्कर बेखौफ होकर एक्सप्रेस ट्रेन के जरिए अवैध गांजा, शराब, टैबलेट, ब्राउन शुगर की तस्करी कर रहे हैं, जिस पर प्रशासन का शिकंजा कसते जा रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। नशा, कारोबार पर नकेल, तस्करी के रास्तों पर निगरानी, एक्शन में
पुलिस प्रशासन। छत्तीसगढ़ के नशे के खिलाफ प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रही है। इसके साथ ही पड़ोसी राज्यों से होने वाली तस्करी पर भी नकेल कसी जा रही है। प्रशासन आए दिन ड्रग्स तस्करों की गिरफ्तारी कर रहा है। इसी क्रम में रायपुर की एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट की टीम ने शहर में ड्रग्स की सप्लाई करने वाले 5 तस्करों का खुलासा किया है। इसमें एक युवती समेत 4 लोगों को हिरासत में लिया गया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी दिल्ली से ड्रग्स लेकर रायपुर पहुंचे थे, यहां सप्लाई कर रहे थे। इसमें एक आरक्षक का नाम भी सामने आया है। हालांकि इसकी संलिप्तता की पुलिस जांच कर रही है। पुलिस के मुताबिक आरोपी दिल्ली में नाइजीरियन से कोकीन लेकर छत्तीसगढ़ में सप्लाई करते थे। फिर जब महेश से हम लोगों ने आगे पूछताछ करना चालू किया तो इसने बताया ये आज से करीबन 5 साल पहले रायपुर में केटरिंग का काम करने के लिए आया था। रायपुर में रहते हुए इन लोगों से इनका संपर्क हुआ और संपर्क के दौरान ये महेश जो है यहाँ पर अलग अलग होटलों में जो केटरिंग सर्विस होती है उसमें वेटर सप्लाई का काम करता था। इसका यहाँ पर काम कुछ दिन चला, उसके बाद ये दिल्ली चला गया। दिल्ली में इसने एक साकेत में एक होटल किराए में लिया। फिलहाल ये दिल्ली में रह के दिल्ली में कुछ लोगों से, कुछ नाइजीरियंस से ये ड्रग्स को प्राप्त करता है और उसको अपने पुराने कॉन्टेक्ट ये आयुष अग्रवाल आदि के माध्यम से सप्लाई करता है। वहीं प्रशासन के एक्शन को देखकर गांजा तस्कर भी सतर्क हो चुके हैं। सड़क मार्ग में पुलिस की चौकसी देख अब रेल मार्ग को आसान समझने लगे हैं और बेखौफ होकर प्रदेश भर में अलग अलग राज्यों से गांजा लेकर राजधानी रायपुर पहुंच रहे हैं। जिसके बाद रेलवे पुलिस ने भी अपनी दबिश बढ़ा दी है, जिसकी वजह से बीते 4 महीने में करीब 20 नशे के सौदागरों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें 3 अंतर्राष्ट्रीय तस्कर भी शामिल है। दिल्ली से महेश एक किसी अनजान व्यक्ति को एक पार्सल देकर भेज देता है। वो रायपुर रेलवे स्टेशन में आके उतरता है। यहाँ जाके आयुष उससे मिलता है और वहाँ से आयुष वो माल लेकर अपने एजेंट लोगों को दे देता है। आयुष का अभी ये कहना है कि मैं ज़्यादा दिन मेरे को इसमें आए हुए नहीं हुआ है, परंतु इसमें हमको ये तथ्य सही नहीं लग रहा है, इसीलिए हम लोग इसके और कॉल डिटेल वगैरह की, इसकी पास्ट हिस्ट्री, इसके ट्रैवल हिस्ट्री वगैरह सबका अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हमको ये मालूम चला है कि ये फ्रीक्वेंट कई बार दिल्ली गया है। नशीले पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए रेलवे स्टेशन के एंट्री से लेकर एग्जिट तक चारों ओर कैमरे से लैस है। वहीं ये शातिर तस्कर भी रेलवे स्टेशन में उतरने के बाद हालात भांपने के लिए बैग दूर रखकर निगरानी करते हैं और समय मिलते ही यह तस्कर रेलवे स्टेशन से बैग लेकर रफू चक्कर हो जाते हैं। वहीं मुखबिरों की सूचना पर रेलवे पुलिस ने 4 महीने में कई बड़ी कार्रवाई भी की है, जिसमें 250 किलो गांजा जब्त किया गया है। वहीं 52 ग्राम ब्राउन शुगर पुलिस ने बरामद की है। इसके साथ ही 550 वायर इंजेक्शन और 1439 नग नशीले कैप्सूल भी जब्त किए हैं। पुलिस ने नशे के 2 सौदागरों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वहीं जीआरपी प्रभारी एसएल राजपूत ने बताया कि मुखबिर की सूचना के आधार पर लगातार टीम बनाकर सर्चिंग करते रहते हैं और जो संदिग्ध लगता है उसकी जांच की जाती है। गांजा तस्कर उड़ीसा से लगातार ट्रेन के माध्यम से या बस के माध्यम से रेलवे स्टेशन आ रहे हैं और दीगर प्लांट में तथा छत्तीसगढ़ में गांजा की सप्लाई कर रहे हैं। उनके ऊपर लगातार वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में निगाह रखी जाकर के कार्रवाई की जा रही है। अभी वर्ष 2024 में 18 मामले में 20 लोगों को गिरफ्तार किए गए हैं और लगभग 3 क्विंटल गांजा 60 लाख रुपए का जब्त किए गए। उसमें गांजा 18 मामले में 16 मामले गांजा का है और 1 मामले में नशीली सिरप है, इंजेक्शन, और 1 नशीली टैबलेट के मामले। नहीं, ये एक्चुअली में भीड़ भाड़ का फ़ायदा उठाते हैं। जनरल बोगी में लगभग भीड़ रहती है, उसका या एसी बोगी को सेफ समझ के, मगर फिर भी पुलिस लगातार चेकिंग करके इनको पकड़ रहे हैं और सड़क मार्ग से भी आ रहे हैं, उसको भी पकड़ा जा रहा है। प्रदेश भर में नशा के सौदागर लगातार फल फूल रहे हैं। बड़े महानगरों से लेकर गांव के कस्बों तक नशे का काला कारोबार आम बच्चों को, आम व्यक्तियों को मौत के मुंह में ढकेल रहा है। इसके अलावा रेलवे एक बड़ा माध्यम बन चुका है नशा की तस्करी करने के लिए। बड़े महानगरों से ये नशे की सामग्री रेलवे के माध्यम से राज्य में लेके आते हैं और राज्य में लाने के बाद में तमाम होटल, क्लब, बार्स में इसे खपाया जाता है। आखिर सवाल यही है कि कब इस पर लगाम लग पाएगा और आम यात्री तस्करों के साथ में कब यात्रा करना बंद करेंगे। कैमरा पर्सन किशन के साथ रोहित मिश्रा, विस्तार न्यूज़, रायपुर।
तो इसी बीच नारायणपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर नक्सलियों की साजिश नाकाम हो गई। तो सुरक्षा बलों ने डिफ्यूज किया आईईडी बम। तो ग्रामीणों ने पुलिस को इस मामले की जानकारी दी और सूचना पर मौके पर अधिकारी पहुंच गए। तो वहीं पुलिस बल ने आईईडी को डिफ्यूज कर दिया है। तो जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए आईईडी बम लगाए गए थे। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नारायणपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर एक बार फिर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली, क्योंकि नक्सलियों की साजिश को नाकाम कर दिया गया है। सुरक्षा बलों ने डिफ्यूज किया है आईईडी बम। तो नारायणपुर से ये खबर सामने आ रही है, जहां पर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है, क्योंकि ग्रामीण ने पुलिस को फिर से आईईडी की जानकारी दी और बताया कि एक बार फिर नक्सलियों ने आईईडी बम बिछा रखे हैं। तो नहीं रही ज्योतिरादित्य सिंधिया की मां, तो दिल्ली एम्स में उन्होंने अंतिम सांस ली है। तो माधवी राजे सिंधिया का निधन हो गया। तो कल दोपहर 3:30 बजे उनकी अंत्येष्टि होगी। तो आपको बता दें कि आज ज्योतिरादित्य सिंधिया की मां का निधन हुआ है और दिल्ली एम्स में उन्होंने अंतिम सांस ली और माधवी राजे सिंधिया का निधन हो गया। तो कल दोपहर 3:30 बजे उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो ये बड़ी खबर है, क्योंकि आज सुबह ही ये खबर सामने आई थी कि माधवी राजे सिंधिया अब हमारे बीच नहीं रही और अब यह अपडेट सामने आई है कि कल दोपहर 3:30 बजे उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा।